हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज के अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपका रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं और हमने कल की क्लास में 12th क्लास की फिजिक्स सेकंड के पार्ट रे ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में समझा था। आज हम इन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो मिरर फॉर्मूला और आपका लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम इनकी चर्चा करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि जो मिरर है यानी एक तरीके से रे ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका है चिन्ह परिपाटी, यानी कि सिग्निफिकेंट मेथड किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या पॉजिटिव होता क्या नेगेटिव होता इसको हम समझ लेते हैं। देखो क्या तरीका है कि मेथड क्या है। ये आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये वाई डैश ये एक्स डैश, क्या ये एक्स डैश। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 0 है। अब इस साइड में जितनी भी पॉइंट होंगे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -6 होगा। कहने का मतलब ये है जो आपकी ये वाली साइड है ये आपकी नेगेटिव साइड है, तो ये आपके सारे पॉइंट नेगेटिव माने जाएंगे। यानी जितनी भी डिस्टेंस होगी आपकी, चाहे लेंथ हो यानी एक तरीके से प्रतिबिंब की दूरी हो या वस्तु की दूरी हो, तो हमारी कैसी होगी या फोकल लेंथ हो, ये कैसे होंगे आपकी नेगेटिव होंगी। अगर बात करें हम इस तरह की तो ये 1 2 3 4 ये कैसे होंगे पॉजिटिव, यानी इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक। क्या कह सकते हैं धनात्मक। अगर हम बात करें ये ऋणात्मक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऊपर की, ये तो होगी हमारी हॉरिजॉन्टली। अब बात करें वर्टिकली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी पॉजिटिव होंगे और नीचे ये होगा आपका पॉजिटिव और ये होंगे आपकी नेगेटिव। कितनी -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। और मिरर फॉर्मूले की बात एक पॉइंट है जिससे आपको याद रखना कि इमेज किस प्रकार बनती है और किस प्रकार से रेज निकलती हैं, तो उसे हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। और मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या चीज़ है उसे हम समझते हैं। मिरर फॉर्मूला, ये आपके पास ये एक मिरर है M1 M2। ठीक है, इसका हमारा पोल क्या है P है, यानी कह सकते हैं इसे ध्रुव। ध्रुव क्या है इसका P। ठीक, और इसका जो मुख्य अक्ष है ये है, कह सकते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष इसे बोलेंगे O। क्या कहेंगे O। अब इसके मुख्य अक्ष ये आपका वक्रता केंद्र होगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगी आपकी फोकल लेंथ F। तो हमारे इमेज की जो बनाने का नियम है ये है कि अगर कोई लाइन मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है, किसके आती है मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर निकल जाती है। और जो किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी से होकर वापसी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। ये नियम है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा है, ये O है और ये होगा O डैश। ठीक है, और इससे किरण गई कौन सी A, OA किरण गई और दर्पण के पॉइंट किससे टकराई A से, और टकराने के बाद ये किसके मुख्य अक्ष के पैरेलल है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो किससे होकर जाएगी इसके फोकस से होकर निकल जाएगी। किससे होकर निकल जाएगी फोकस से। और फिर दूसरी किरण जो उसके वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकलेगी, तो वापस उसी मीडियन में वापस लौट आएगी किसके परावर्तन के पश्चात। तो जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या काटेंगी तो वहां क्या बनेगा इमेज बनेगी किसकी ऑब्जेक्ट और O डैश की। इमेज बन गई I डैश। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इमेज ये बनी। तो अगर मैं बात करूं ये वाली बात सही है, तो ये होगा पोल। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर घेरूं तो ये नॉर्मल होगा, तो क्या होगा N, क्या होगा N। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है
तो ओ से पी तक की दूरी यानी ओपी, और ये एन और एन और पी लगभग बराबर है, इक्वल टू किसके होंगे, ओ पी इक्वल टू एन ओ इक्वल टू किसका होगा, माइनस के यू। इसे क्या बोलेंगे, यू के क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी, लेंथ ऑफ यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी, क्या बोलेंगे इसे, वस्तु की दूरी। ये बात आपको समझ में आई। अगर हम बात करें किसकी, पी आई इक्वल टू किसके होगा, एन आई के माइनस के वी, ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, इनकी दूरी, ठीक। और अगर हम बात करें एन एफ इक्वल टू किसके होगा, पी एफ के, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ है, क्या कहलाएगी आपकी, माइनस एफ। अब ये आप ये बताइए माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम माइनस इसलिए ले रहे हैं कि सारी डायरेक्शन किस सब है, नेगेटिव डायरेक्शन में, जो अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, ये बात आपके समझ में आ गई। और पीसी इक्वल टू किसके होगा, सी एन के हो गए माइनस के आर, ये कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, ये बात आपके समझ में। एक बार फिर समझा देता हूं, एक मिरर है, मिरर के आगे उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ डैश, जिससे एक रे कहां जाती है, ओ डैश ए, ओ डैश ए, ओ डैश ए मिरर के पॉइंट ए से परावर्तन के पश्चात किससे होकर निकल जाती है, उसके फोकस से। मैंने बताया कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उस परावर्तन के पश्चात यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के किससे निकल कर जाएगी, उसके फोकस से, ठीक है। और जो जो रे उसके किससे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो परावर्तन के पश्चात सेम डायरेक्शन में वापसी आ जाएगी। ये बात समझ में आई। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे क्या है, समरूप है, यानी क्या, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी 90 बनना है और इसमें भी 90 बनना है। तो हम अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ओ डैश सी एंड ट्रायंगल किसकी बात करूं, सी आई आई डैश, ठीक है, सी आई आई डैश, तो समरूप है तो एक कंडीशन फॉलो होगी कि इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसके होगा, इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ डैश ये इसका परपेंडिकुलर हो गया किसके, ओ सी इक्वल टू किसके होगा, आई आई डैश अपॉन सी आई, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। और इसी प्रकार हम लेंगे सिमिलरली, किसे लेंगे, आई आई डैश ट्रायंगल आई आई डैश एफ एंड कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल एफ एन ए, ट्रायंगल एफ एन ए। तो इसमें इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, आई आई डैश अपॉन आई आई डैश अपॉन किसके होगा, आई आई डैश इसका क्या, आई एफ इक्वल टू किसके होगा, ए एन अपॉन एन एफ, ए एन अपॉन एन एफ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसे अगर मैं इसे आगे सोल्व आउट करूं इस इक्वेशन को, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगी हमारी, ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आई, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इससे आपकी इसी तरीके से हो जाएगी, क्या होगी, इसे उल्टा कर लेंगे तो आई एफ अपॉन आई आई डैश इक्वल टू किसके होगी, एन एफ अपॉन ए एन, एन एफ अपॉन ए एन। ये बात आपके समझ में आ गई। तो आई एफ, तो इस ए एन को इसमें हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ए एन अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एन एफ
अपॉन आई एफ। इस प्रकार से समीकरण आपकी ये। तो हम जानते हैं ये समीकरण थर्ड होगी और ये आपकी फोर्थ होगी। हम इस बात को जानते हैं, देखो आपका ये क्या बनना, आयत, यानी कि आयत का मतलब क्या है, यानी कि राइट एंगल बनना, यानी कि इसके आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, यानी ओ डैश इक्वल टू होगा किसके, ए एन के। ओ डैश इक्वल टू ए एन के। तो मैं क्या लिख दूंगा, ओ डैश बटे आई डैश इक्वल टू किसके होगा, एन एफ अपॉन आई एफ, ये होगा ओ डैश इक्वल टू एन एफ। देखो ये भी इसके इक्वल है और ये भी सेम है, तो इसके इन दोनों को सेम करता हूं तो क्या हो जाए कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, एन एफ अपॉन आई एफ इक्वल टू किसके होगा, ओ सी अपॉन सी आई। ये बात आगे समझ में। अब एक बात बताओ, एन एफ, एन एफ का मतलब ये वाले डिस्टेंस, ठीक। तो एन एफ की वैल्यू क्या है, माइनस के एफ। एन एफ की वैल्यू क्या है आपकी, देखते हैं एन एफ, एन एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस के स्मॉल एफ अपॉन आई एफ। तो आई एफ की वैल्यू निकालें तो, लेकिन हमारा क्या, एन आई की तो वैल्यू पता है, तो एन आई माइनस, भाई एन आई में से एन एफ माइनस कर सकता हूं, इक्वल टू भाई माइनस के एफ एन एफ इक्वल टू किसके, ओ सी, यानी कि ओ सी, ओ सी निकालने तो हमें क्या, एन ओ माइनस के एन सी कर सकता हूं। भाई एन ओ टोटल होगी, उसमें से एन सी करा तो ये वाली आ गई, अपॉन सी आई, तो क्या होगा एन सी माइनस के एन आई, ठीक। अब इनकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो इनकी वैल्यू क्या क्या है, इसकी तो होगी स्मॉल एन एफ, एन आई की क्या है, एन आई, यानी एन आई क्या बताया था मैंने, माइनस के वी, और एन एफ, एन एफ माइनस माइनस प्लस के एफ इक्वल टू एन ओ, एन ओ माइनस के यू, एन सी माइनस के आर अपॉन क्या हुआ, माइनस के यू माइनस के आर, और हमारा क्या एन सी माइनस के आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के आर, और एन आई माइनस माइनस प्लस के वी। ये आपका आ गया, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आगे को सोल्व करता हूं तो ये आपने नोट कर लिया। देखो इसमें क्या करा हमने, पहले इन दोनों ट्रायंगल को लिया, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, फिर इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर, और इसका बेस, इनका दोनों का जो रेशियो होगा क्या होगा, इक्वल, इसलिए हमारे समरूप की कंडीशन फॉलो करेगा। ये बात आपके समझ में, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। तो ये कैसा हो पाएगा, देखो माइनस के स्मॉल एफ अपॉन वी प्लस के क्या होगा, और आर की वैल्यू हमने क्या बताई थी, आर की वैल्यू हमने कल बताया था, आर इक्वल टू होता 2f के, किसका होगा, आर इक्वल टू 2f के। तो क्या रखेंगे, माइनस के यू प्लस के 2f अपॉन माइनस के 2f प्लस के v। अब इनके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2f का स्क्वायर माइनस वी एफ इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस के v और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u और v, ठीक। तो सॉरी एक लाइन बढ़ा देता हूं मैं, माइनस के v प्लस के f इंटू माइनस के u प्लस के 2f, ऐसा कर सकता हूं। तो ये क्या हुआ, 2f का स्क्वायर माइनस के vf इक्वल टू क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस माइनस प्लस vu माइनस के 2v fv माइनस fu प्लस के 2f स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट और इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका कितना माइनस के 2 प्लस का, तो कितना होगा vf बराबर uv u माइनस के fu, और सबको किससे डिवाइड कर दें, uv f से डिवाइड कर दें, uv f से, uv f से। अब ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ f से f कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन u बराबर क्या बचा, इससे ये कैंसिल आउट 1 अपॉन f माइनस ये क्या बचेगा 1 अपॉन v। तो ये क्या बनेगा आपका मिरर का फॉर्मूला, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपके समझ में आया? तो कंडीशन क्या है, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, किस प्रकार इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर लिया और उसकी इमेज बनी आई डैश पर, तो हमारा जो मिरर का फॉर्मूला है इस प्रकार से हम उसे यूज कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा हमारा जियोमेट्री के नियम लॉ यूज होते हैं, क्योंकि हमारा सिमिलर ट्रायंगल यूज हुआ, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब बात करते हैं हम, किसी बात करेंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उनका जो रेशियो होगा वो क्या कहेगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। देखते हैं, तो हाइट ऑफ हाइट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में बात करें, हाइट क्या? वस्तु की, नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, की लंबाई। ये बात समझ में आई? अगर इसे प्रेजेंट करते हैं एम से, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज होगी आई आई डैश माइनस अपॉन क्या होगा आपका? ओ ओ डैश। और ये डिपेंड किस पर करेगा? माइनस डिपेंड करेगा इनकी लेंथ ऑफ इमेज, ओ सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई? यानी कि अगर हमारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होगा उसका क्या कहेगा? रेखीय आवर्धन कहलाएगा, जो ये बताएगा कि आपकी इमेज बड़ी बननी है या छोटी बननी है। हम बात करें, अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेट है तो इसका मतलब क्या है? इस आई डैश अपॉन ओ ओ डैश क्या होगा? 1 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या है? आई डैश ग्रेट किससे होगा? ओ डैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। अब इसका दूसरा केस, अगर m लेस देन है 1 से, तो इसका मतलब क्या? आई आई डैश अपॉन ओ डैश ग्रेड 1, तो क्या होगा आपका? आई आई डैश ग्रेड है ओ डैश, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा बनेगा। ये बात आपके समझ में आई? कहने का मतलब ये है, अगर हमारी मैग्नीफिक पावर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो इमेज क्या बनेगी? हमारी छोटी बनेगी, किससे? ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर 1 से ज्यादा आ रही है, जैसे बंदी कर दूं मैं, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो वस्तु जो है कि जो इमेज है, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज की जो लेंथ है या कह सकते हैं उसकी ऊंचाई, क्या होगी आपकी? छोटी होगी, किससे? ऑब्जेक्ट से। अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ये बात आप इसमें, और इन दोनों का जो रेशियो होगा हमारे क्या कहलाता? मैग्निफिकेशन। वो कैसा? लीनियरली। ये बात आपके समझ में आई? हम बात करेंगे अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। या कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? डाइवर्ट। अब या तो अभिलंब की तरफ झुका है या अभिलंब से दूर जाए, या टुवर्ड्स हो या उसकी तरफ हो। ये बात समझ में आती है? कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास ये मीडियन वन है, यानी माध्यम वन कह सकते हैं, या और इसका जो इंडेक्स है वो n1 है, ठीक है। और ये आपका मीडियन टू है, मीडियन टू है, और इसका इंडेक्स कितना है आपका? ये। तो अगर हम बात करें, ये है। अब हमारे रे ऑफ लाइट है, मूव्स इन वन मीडियन टू अनदर मीडियन एंड डाइवर्टेड। किससे? नो, अपने मार्ग से, यानी अपने पाथ से क्या होगी? डाइवर्ट। अब डाइवर्ट क्या हो? ये होगी, ठीक है। ये आपका आई होगा, ये आपका आर होगा, ठीक। अगर मैं इसे मानूं, इसे मान सकता हूं विरल, विरल यानी कि रेयर, और अगर हम बात करें सघन यानी कि डेंसर, ठीक। कहने का मतलब यह है जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम के, यानी कि रेयर मीडियन टू डेंसर मीडियन, देन रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट बेंड्स टू नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अब ये वाली जो किरण है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होगी? प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट कह सकते हैं, प्रकाश की किरण एक माध्यम, माध्यम से दूसरे माध्यम, माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। यानी कह सकते हैं हम अंग्रेजी में रे ऑफ लाइट इज मूव, मूव्स वन मीडियम, मीडियम टू another medium, another medium, then ray of light is diverted, वर्टेड, ठीक है। यानी अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से डाइवर्ट होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो अगर ये वाली किरण है तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इससे क्या बोल, इससे क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये क्या होगा आपका? नॉर्मल यानी अभिलंब। ये होगा इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु, ठीक है। ये बात आपसे, ये आपका इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक। तो अगर हम बात करें अपवर्तन के भी दो नियम है। कौन से नियम है?
पहला नियम क्या कहता? पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट आर लाइज इन द सेम प्लेन, आर लाइंग इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब मेरा है अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। किसमें होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों एक तल में स्थित है। और दूसरा नियम क्या कहता? यानी पहला नियम तो यह कहता है कि अगर मैं बात करूं आपसे आपतित किरण और अपवर्तित किरण और क्या है आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब लंब क्या होंगे? तीनों एक ही तल में, यानी तल में होते हैं। अगर हम नॉर्मल बात है इसे इंसिडेंस कह सकते हैं, ई एन, और ये क्या होगा? आर एफ। ठीक, और ये होगा आपका नॉर्मल, ये होगा प्लेन। किसमें? सेम प्लेन, सेम प्लेन। कहने का मतलब मेरा है आपतित, पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो होगी हिंदी में। अगर अंग्रेजी की बात करें, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट और लाइज द सेम प्लेन। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब दूसरी बात क्या कहता है इसका सेकंड लॉ क्या था? अब सेकंड लॉ को कहते हैं हम स्नेल का नियम। सेकंड लॉ क्या कहते हैं? स्नेल नियम। कहने का मतलब ये है यानी इस इंसिडेंट की साइन, यानी इंसिडेंट का साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन का जो रेशियो होगा उसके किसके होगा? एक कांस्टेंट होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि साइन आई इक्वल टू होता है साइन आर इक्वल टू n2/n1। ये बात आ गई, इसे बोलते हैं स्नेल लो। क्या बोलते हैं इसे? स्नेल लो। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है मेरा कि आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या होता है? उनका एक नियतांक होता है और डिपेंड करता है उनके इंसिडेंस एंगल पर, या कह सकते हैं उनकी किस पर करता है डिपेंड? इंसिडेंस एंगल कह सकते हैं, या उनके वेलोसिटी पे, यानी प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? साइन आई अपॉन साइन आर, या इसके ऐसे कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1 इक्वल टू v2/v1। ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट किस किस की? सेकंड मीडियन अपॉन फर्स्ट मीडियन। ये बात आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अभी तक तो ये बात समझ आ गई, अब हम पता चल गई अपवर्तन का नियम क्या है। लेकिन अब ये पता चल कैसे पता लगाएंगे कि हमारा अभिलंब की ओर झुक रही है या उससे दूर हट रही है, यानी टुवार्ड्स है या टेंस्ड है, यानी डाइवर्ट हो रही है तो किस तरीके से डाइवर्ट होते हैं, इस बात का पता कैसे चलेंगे। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे पता चलता, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं। तो अगर साइन आई अपॉन साइन आर n2/n1, तो अगर मैं कहूं आपसे n2/n1 यानी कि एक मीडियन से दूसरे मीडियन में जाते हैं, यानी पहले मीडियन का जो इंडेक्स है वो दूसरे मीडियन के इंडेक्स से अगर कम है तो ये वाली कंडीशन होगी। तो n2/n1 ग्रेट होगा 1 के, तो क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर किसके होगा? लेस किससे होगा? 1 से। भाई अगर ये ग्रेट है तो ये 1 से क्या होगा? बड़ा। तो साइन आई ग्रेट साइन आर, तो साइन के केस में आई ग्रेट होगा किससे? आर से। तो इसका मतलब क्या है? एंगल आई बड़ा होगा किसके? आर के, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी बेंड होगी, यानी अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी बेंड होगी कि ओर टुवर्ड्स टू बेंड क्या होगी? झुकेगी।
ये बात समझ में आई। यानी कि अगर अपने से कम, यानी कि अगर n1 का जो अपवर्तनांक है, n1 का जो अपवर्तनांक से अगर ज्यादा में जाती है, यानी विरल से संघन में जा रहे हैं, तो अभिलंब से क्या हो रही है, की ओर झुक रही है। अगर हम बात करें ये वाला केस, सेकंड केस क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो क्या होगा, n2 लेस देन होगा n1 के, तो कंडीशन क्या होगी, n2 अपॉन n1, ये तो क्या होगी कंडीशन, ग्रेट 1 के, तो साइन आई ग्रेट है साइन आर के, तो आई ग्रेट हो जाएगा, आई लेस हो जाएगा इसके आर के, तो इसका मतलब क्या, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, यानी अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, उससे दूसरी साइड में जाएगी, क्योंकि आपका आर एंगल बड़ा है। ये बात समझ में आ गई। ये तो होगा फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो क्या होगा, n1 इक्वल टू n2, तो n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या होगा 1, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी आई इक्वल टू आर, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो क्या होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। कहने का मतलब मेरा है जब दोनों का मीडियन का जो इंडेक्स है अगर सेम रहेगा तो कंडीशन क्या होगी, हमारी जो रे है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आपके समझ में आ गई। तो कहने का मतलब मेरे है अपवर्तन क्या होता है, और अपवर्तन पे रे हमारी अभिलंब के झुकेगी नहीं झुकेगी या सेम रहेगी, इस बात को हम समझा चुके हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।